वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर का सेट 2। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन का सेट 1 आप लोगों को लिए लेके आया जा चुका है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और उन सेट से आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हो सके तो उस सेट को आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। और ये है हमारा सेट नंबर 2, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इन दोनों सेट से लगभग आपको 30+ मार्क्स आप उठा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इन दोनों सेट को आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। और हमारे द्वारा इससे पहले 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चला था, वो 10 सेट का, वो वीडियो आप यदि देख के जाते हैं तो लगभग आपको एग्जाम में जो BSPHCL में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वे सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर काम कर सकती है? तो यह काम करती है लैगिंग, लीडिंग और यूनिट पावर फैक्टर पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इन सभी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुनाया जाता है और उसके साथ आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और साथ ही साथ स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को दे दिया जाता है, ताकि आप वीडियो को पॉज करके उन स्पष्टीकरण और एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप एग्जाम में सही करके आएंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर की गति होती है तो यह होती है हमेशा स्थिर। ये आप याद रखेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, भी वर्क का एक तुल्यकालिक मोटर में किसके बीच संबंध दिखाता है? तो यह दिखाता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए और हटिंग को कम करने के लिए। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे के सारे वन लाइनर है और हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक जो है यहाँ पे, एक तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है? तो यह रोटर पर तात्कालिक टॉर्क की दिशा आधे चक्र के बाद उलट जाती है, इसलिए स्वयं स्टार्टिंग नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? तो यहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। और यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है और इन प्रश्नों को आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी करवाना चाहता हूँ, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर कैसे जुड़ा होता है? तो यह जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? तो यह उल्टा जा सकता है सप्लाई टर्मिनलों को उलटकर और रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को उलटकर। हमारा अगला प्रश्न है, एक शेडेड पोल मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कम स्टार्टिंग टॉर्क अनुप्रयोगों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग कितनी डिग्री पर विस्थापित होती है? तो यह होती है 90 इलेक्ट्रिक डिग्री के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप स्थिर अवस्था में कितनी होती है? तो यह होती है 1 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान होता है? तो यह होता है शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इस सेट से लगभग आपको 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। और हमारे द्वारा जो 10 सेट आप लोगों को 100 क्वेश्चन का लेके आया गया है, उन सभी से प्रत्येक सेट से आपको 6 से 7 मार्क्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है पोल्स की संख्या और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। हमारा अगला प्रश्न है,
स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप को जितना संभव हो उतना कम क्यों रखा जाता है? तो यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि पावर फैक्टर में सुधार के लिए और मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है एसी को डीसी में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किसके सीधे अनुपातिक होता है? तो यह होता है प्रति पोल फ्लक्स के आर्मेचर की गति पर और आर्मेचर के कंडक्टरों की संख्या पर, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है लेप वाइंडिंग डीसी जनरेटर में समानांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? तो यह होती है पोल्स की संख्या के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंडेड जनरेटर का। हमारा अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या कारण होता है? तो यह होता है मुख्य फ्लक्स में कमी और मुख्य फ्लक्स का विरूपण। हमारा अगला प्रश्न है डीसी मोटर की गति होती है, तो यह होती है बैक ईएमएफ के सीधे अनुपातिक और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है किसी डीसी मोटर में सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो यह होता है सीरीज मोटर में। हमारा अगला प्रश्न है डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के क्यों नहीं शुरू करना चाहिए? तो यह इसलिए क्योंकि यह खतरनाक रूप से उच्च गति पर चलेगी, इसलिए। हमारा अगला प्रश्न है डीसी मोटर में स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। हमारा अगला प्रश्न है डीसी मोटर के घूमने की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? तो इसे उल्टा जा सकता है फील्ड कनेक्शन को उलटकर और आर्मेचर कनेक्शन को उलटकर, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है अल्टरनेटर को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तुल्यकालिक जनरेटर और एसी जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है पोल्स की संख्या और घूर्णन की गति पर। हमारा अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पर कहाँ रखी जाती है? तो यह रखी जाती है स्टेटर पर। हमारा अगला प्रश्न है अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसे परिभाषित किया जाता है नो लोड से फुल लोड तक टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन करके। हमारा अगला प्रश्न है दो अल्टरनेटर समांतर में काम कर रहे हैं, उनके बीच वास्तविक शक्ति साझाकरण को बदलने के लिए हमें क्या समायोजित करना चाहिए? तो यह यहाँ समायोजित करना चाहिए प्रत्येक के लिए प्राइम मूवर इनपुट करके। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? तो यह बदलता है पावर को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है यानी स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, तो यह होते हैं चुंबकीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो यह होती है कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में तेल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इंसुलेशन प्रदान करना और कूलिंग प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह है आयरन लॉस को। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है? तो यह 1.11 होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट कितना होता है? तो यह होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। हमारा अगला प्रश्न है एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो वास्तविक शक्ति से आभासी शक्ति का। हमारा अगला प्रश्न है एक संतुलित 3 फेज स्टार्टर कनेक्शन में लाइन करंट होता है, तो यह होता है फेज करंट के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है एक संतुलित 3 फेज प्रणाली में तात्कालिक फेज वोल्टेज का बीजगणितीय योग होता है, तो यह होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो यह व्यक्त किया जाता है एम्पलीफायर घंटा में। हमारा अगला प्रश्न है लेड एसिड बैटरी में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, तो यह होता है पतला सल्फ्यूरिक एसिड का। हमारा अगला प्रश्न है जब एक लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग होता है, तो यह होता है 1.28 के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है सेकेंडरी सेल क्या है? तो यह एक सेल जिसे रिचार्ज किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है
जब कोई सेल सीरीज में जुड़े होते हैं तो कुल होता है, तो वोल्टेज बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह इसमें किया जाता है एसी और डीसी दोनों का। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायनेमोमीटर का प्रकार का वाट मीटर क्या मापता है? तो यह मापता है वास्तविक शक्ति को। हमारा अगला प्रश्न है, मेगर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आपको क्या जोड़ना चाहिए? तो इसमें जोड़ना चाहिए समानांतर में कम प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है केवल डीसी माप के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें उपयोग किया जाता है उच्च दाब वाली हवा का। हमारा अगला प्रश्न है, एक करंट ट्रांसफार्मर में को डैश माना जा सकता है? तो इसे माना जा सकता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, एडमिटेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सीमेंस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट लगभग डैश होता है? तो यह होता है 5 से 7 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लैंप में स्ट्रोबोस्कोप प्रभाव होता है? तो यह होता है डिस्चार्ज लैंप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को डैश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल किया जाता है एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो यह होती है 100%। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम किसकी दिशा बताता है? तो यह बताता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा को। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में अधिकतम टॉर्क की स्थिति में स्लिप डैश होती है? तो यह होती है रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एंड गेट का आउटपुट एक कब होता है? तो यह होता है जब सभी इनपुट एक हो। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किस प्रकार का जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो यह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक संधारित्र एसी को प्रभावित होने देता है लेकिन डीसी को रोकता है, क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है जबकि डीसी में नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण पावर लॉस होता है जो किसके समानुपाती होता है? तो यह समानुपाती होता है F+25 का। हमारा अगला प्रश्न है, F+25 का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है दोनों अल्टरनेटरों की फ्रीक्वेंसी के अंतर को इंगित करने के लिए और दो अल्टरनेटरों के फेज अंतर को इंगित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है मेगर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राइमरी करंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है एसी और कोर में चुंबकीय फ्लक्स तथा स्थापित करना और आयरन लॉस की आपूर्ति करना, यानी उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में यदि सप्लाई टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो यह होगा मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कुशल इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी है? तो यह है ब्रशलेस डीसी मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर की वायरिंग में पंखे और लाइट किसमें जुड़े होते हैं? तो यह जुड़ा होता है पैरेलल में, यानी कि समानांतर क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव कब हो सकता है? तो यह होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जो इसे उत्पन्न करता है? तो यह लेंज का नियम बताता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है वह ऊर्जा स्तर जिसके इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होने की प्रायिकता 50% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 220 वोल्ट बटा में 110 वोल्ट ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी में 50 टर्न है तो प्राइमरी में कितने टर्न होंगे? तो 100 टर्न होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यह कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर किस रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो यह ऊर्जा संग्रहित करता है विद्युतीय स्थैतिक क्षेत्र के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर केवल 2 फेजों पर चलती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सिंगल फेजिंग। हमारा अगला प्रश्न है,
AC को DC में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है रेक्टिफायर। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को किस तार में नियंत्रित करना चाहिए? तो यह तार है फेज वायर। हमारा अगला प्रश्न है, IE नियमों के अनुसार 11 kV लाइन के लिए जमीन में से न्यूनतम क्लीयरेंस कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 5.2 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो यह समानुपाती होता है करंट के। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में बीदर में उपयोग होने वाली सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के बाद कैसा होता है? तो यह नीला से गुलाबी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है? तो यह होता है, यह मुख्य फ्लक्स को विकृत करता है, यह मुख्य फ्लक्स को कमज़ोर करता है, यह आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है? तो यह है कैपेसिटर रनर मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन सर्किट टेस्ट एक ट्रांसफार्मर पर क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कोर लॉस को। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे फ्यूज वायर में क्या गुण होने चाहिए? तो यह होता है निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोधकता। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो यह होता है लगभग अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में किस पैरामीटर को वितरित माना जाता है? तो यह माना जाता है प्रतिरोध और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक गीजर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है पानी के तापमान को नियंत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में ड्रॉप ट्यूब का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है टरबाइन के आउटलेट पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर और एक ट्रांसफार्मर के बीच मुख्य समानता क्या है? तो इसमें समानता होता है दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है मोटर को स्टार्टर करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जिसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेंट के बीच हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर की रप्चिंग कैपेसिटी किसमें व्यक्त की जाती है? तो यह MVA में व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लेब ऑन मीटर क्या है? तो यह है एक प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 200 वाट के बल्ब के प्रतिरोध से डैश होता है? तो यह होता है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑसिलेटर सर्किट में नियंत्रण दोलन के लिए बार्कहाउसेन मापदंड क्या है? तो यह होता है A बीटा बड़ा 1 से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है बुकोज रिले का। हमारा अगला प्रश्न है, एक पोटेंशियोमीटर मूल रूप से एक है? तो यह होता है नल टाइप उपकरण। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल तार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है असंतुलित करंट के लिए एक वापसी पथ प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, स्किन इफेक्ट डैश सप्लाई में नहीं होता है? तो यह DC सप्लाई में नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति तक कैसे पहुंचता है? तो यह पहुंचता है डैम्पर वाइंडिंग द्वारा और एक बाहरी पोनी मोटर द्वारा। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इनसे आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स जरूर मिलेंगे। और इससे पहले सेट 1 200 का क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है, जो उससे भी लगभग आपको 20 से 22 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इन सेटों को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। और इससे पहले हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन का 10 सेट चलाया गया था, उनसे भी आपको प्रत्येक सेट से 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं और इन 10 सेट से आपको 35 प्लस मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। इसलिए उन 10 सेटों को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर का पुल आउट टॉर्क क्या है? तो यह होता है अधिकतम टॉर्क जो मोटर बिना सिंक्रोनिज खोए विकसित कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है,
एक सिंक्रोनस मोटर में लोड एंगल क्या है? तो इसका लोड एंगल होता है स्टेटर के घूर्णन फ्लक्स और रोटर पोल्स के बीच का कोण। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर पर लोड स्थिर रखा जाए और फील्ड एक्सटेंशन बढ़ाया जाए तो क्या होता है? तो यह आर्मेचर करंट घटेगा और फिर बढ़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है रोटर पोल फेसेस में। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है तो यह होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न इंडक्टेंस। हमारा अगला प्रश्न है, एक शेडेड पोल मोटर में रोटर किस दिशा में घूमता है? तो यह घूमता है मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रनर मोटर में कितने कैपेसिटर होते हैं? तो इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अनुसार सिंगल फेज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र को किसमें विभाजित किया जा सकता है? तो यह 2 चुंबकीय क्षेत्र जो विपरीत दिशाओं में सिंक्रोनिस गति से घूमते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर के लिए आमतौर पर कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? तो वह मोटर है स्प्लिट फेज या कैपेसिटर स्टार्टर मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी होती है तो यह होती है स्लिप गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग का दोष क्या है? तो यह होता है मोटर का अपनी रेटेड गति के 7वें हिस्से पर स्थिर होकर चलना। हमारा अगला प्रश्न है, DOL स्टार्टर का उपयोग आमतौर पर कितनी क्षमताओं की मोटर के लिए किया जा सकता है? तो यह है 5 HP तक के मोटर के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन लग रहा होगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को आप लोगों को बार बार दिखा देता हूँ ताकि आपको वह क्वेश्चन मुँह पे याद हो जाए, ताकि एग्जाम में पूछे जाएँ तो उसका आप सही उत्तर करके आएँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो यह सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो वह है आयरन लॉस और घर्षण बटा में विंडेज लॉस का योग के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर का कोर किससे बना होता है? तो यह बना होता है सिलिकॉन स्टील का। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में ब्रश किससे बने होते हैं? तो यह बना होता है कार्बन या ग्रेफाइट का। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च वोल्टेज कम करंट अनुप्रयोगों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है? तो वह है सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर में। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के विचुंबकीयकरण प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? तो इसे मुख्य फील्ड पोल्स पर अतिरिक्त एम्पियर टर्न्स जोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का टॉर्क किसके सीधे समानुपाती होता है? तो यह होता है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर की गति टॉर्क विशेषता कैसी होती है? तो यह होती है लगभग स्थिर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो यह जुड़ा होता है फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो यह होती है जब परिवर्तनीय हानियां स्थिर हानियां के बराबर हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अत्यधिक स्टार्टिंग करंट से मोटर को बचाना। हमारा अगला प्रश्न है, पिच फैक्टर या कॉर्डिंग फैक्टर को परिभाषित किया जाता है? तो यह परिभाषित किया जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग के ईएमएफ और फुल पिच वाइंडिंग के ईएमएफ का अनुपात के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रोटर का उपयोग उच्च गति वाले अल्टरनेटर में किया जाता है? तो वह रोटर है बेलनाकार रोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के एक्साइटर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है मुख्य फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक अल्टरनेटर एक लीडिंग पावर फैक्टर लोड की आपूर्ति करता है तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है? तो यह पूरी तरह से चुंबकीकरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की सिंक्रोनस प्रतिबाधा क्या है? तो यह होता है आर्मेचर प्रतिरोध और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का फेजर योग। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करता है आयरन लॉस और लोड की मात्रा और अवधि पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग होता है मुख्य टैंक में तेल के विस्तार और संकुचन के लिए जगह प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, 2 ट्रांसफार्मर के सफल समानांतर संचालन के लिए कौन सी शर्त बिल्कुल आवश्यक है? तो वह होता है समान
पोलेट्री। हमारा अगला प्रश्न है करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कभी भी खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो इसे इसलिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी में खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा। हमारा अगला प्रश्न है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह उच्च एसी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक साइन वेव का पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर क्या है? तो यह होता है 1.414। हमारा अगला प्रश्न है पावर ट्रायंगल में कर्ण क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आभासी शक्ति को। हमारा अगला प्रश्न 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके 3 फेज पावर मापते समय यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग देता है तो लोड का पावर फैक्टर क्या है? तो इसका लोड का पावर फैक्टर होता है 0.5 से कम। हमारा अगला प्रश्न है एक 3 फेज प्रणाली में फेज अनुक्रम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वह क्रम जिसमें फेज वोल्टेज अपने अधिकतम मान तक पहुंचते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक समानांतर आरएलसी सर्किट में अनुनाद पर सर्किट का करंट होता है तो यह होता है न्यूनतम। हमारा अगला प्रश्न है लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में छोड़ देना। हमारा अगला प्रश्न है बैटरी में के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह है हाइड्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है एम्पलीफायर घंटा दस्ता और वाट घंटा दस्ता में से कौन सी हमेशा अधिक होती है? तो यह एम्पलीफायर घंटा दस्ता हमेशा अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है निकेल आयरन सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है लंबा जीवन और यांत्रिक मजबूती। हमारा अगला प्रश्न है बैटरी में बकलिंग का दोष क्या होता है? तो यह दोष होता है प्लेटों का मुड़ना या झुकना। हमारा अगला प्रश्न है एक अच्छे मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो यह होना चाहिए बहुत कम। हमारा अगला प्रश्न है किसी उपकरण में डैम्पिंग टॉर्क का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है पॉइंट को अंतिम स्थिति पर तेजी से और बिना दोलन के स्थिर करना। हमारा अगला प्रश्न है व्हीलस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापा जाता है अज्ञात प्रतिरोध का सटीक मान। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटीग्रेटेड प्रकार का उपकरण है? तो यह उपकरण है ऊर्जा मीटर। हमारा अगला प्रश्न है उपकरणों में लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो यह होता है उपकरण द्वारा सर्किट से ली गई पावर के कारण रीडिंग में त्रुटि। हमारा अगला प्रश्न है समान उत्तेजना पर चलने वाली एक तुल्यकालिक मोटर पर का पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसका पावर फैक्टर होता है यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर क्या होगा? तो यह एक इंडक्शन मोटर के रूप में चलेगी। हमारा अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर की गति को कैसे बदला जा सकता है? तो इसे बदला जाता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी को बदल कर। हमारा अगला प्रश्न है एंटी हर्टिंग वाइंडिंग किसे कहा जाता है? तो यह डैम्पर वाइंडिंग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पावर फैक्टर सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? तो कोई मैकेनिकल लोड नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच रेटेड गति के 75% पर नहीं खुलता है तो क्या होगा? तो इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग जल सकती है। हमारा अगला प्रश्न है वैक्यूम क्लीनर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो वह है यूनिवर्सल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है किस सिंगल फेज मोटर की दक्षता सबसे अधिक होती है? तो वह होती है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रनर मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है हिस्टेरिसिस मोटर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है स्थिर गति और शांत संचालन। हमारा अगला प्रश्न है एक स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग का मुख्य गुण क्या है? तो इसका मुख्य गुण है मोटा तार कम टर्न। हमारा अगला प्रश्न है एक इंडक्शन मोटर की स्लिप ऋणात्मक कब हो सकती है? तो यह ऋणात्मक हो सकती है जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट किसके समान होता है? तो यह होता है ट्रांसफार्मर्स पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान। हमारा अगला प्रश्न है इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की मैंने वोल्टेज बटा में फ्रीक्वेंसी विधि में वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों बदला जा सकता है? तो यह फ्लक्स को स्थिर रखने के लिए बदला जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है एक डबल केज सिक्वरल केज मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है ऊंचा स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छा रनिंग प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है
है एक इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है? तो यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि मोटर को शांत चलाने के लिए, क्लॉगिंग की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, अधिक समान टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो यह नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर सेगमेंट किससे इंसुलेट होते हैं? तो यह इंसुलेट होते हैं अवरक के। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है? तो इसमें होता है परिवर्तनीय लॉस बराबर स्थिर लॉस के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो वह है शंट जनरेटर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए डीसी मशीनों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है मुख्य पोल फेसेस में स्लॉट्स के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है मोटर की गति और फील्ड फ्लक्स दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित करके बदला जा सकता है। यदि फ्लक्स को कम किया जाता है तो मोटर की गति होगी, तो यह बढ़ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी डीसी मोटर को लोड के साथ ही स्टार्ट किया जाना चाहिए? तो वह है सीरीज मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का उपयोग आमतौर पर क्यों नहीं किया जाता है? तो यह इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी गति अस्थिर होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, लोड बढ़ने पर यह अपनी दिशा बदल सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर किसके द्वारा दी जाती है? तो यह दिया जाता है ईबी गुना एलए के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन की गणना के लिए कौन सी विधि सबसे सटीक परिणाम देती है? तो वह है जीरो पावर फैक्टर विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के स्टेटर फ्रेम का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है आर्मेचर कोर और वाइंडिंग को सहारा देना और सुरक्षित रखना। हमारा अगला प्रश्न है, दो अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि आने वाली मशीन की फ्रिक्वेंसी और फेज की सही क्षण को इंगित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उपयोग होने वाले अल्टरनेटर में होता है? तो यह होता है कम गति और अधिक संख्या में पोल। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेथ फैक्टर का मान हमेशा होता है? तो यह होता है 1 से कम। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लोड के साथ बदलती है? तो वह बदलती है कॉपर लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में बीदर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली हवा में नमी को सोखता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो यह होता है कोई हानि नहीं और कोई लीकेज फ्लक्स नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के प्रति टर्न ईएमएफ होता है? तो यह होता है हमेशा बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एसी का आरएमएस मान उसके औसत मान से विभाजित करने पर क्या मिलता है? तो फॉर्म फैक्टर मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक संतुलन 3 फेज स्टार्टर कनेक्टेड सिस्टम में न्यूट्रल करंट कितना होता है? तो यह होता है 0 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध कैपेसिटर सर्किट का पावर फैक्टर होता है? तो यह होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, 189 नंबर का क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक आरएल सीरीज सर्किट विशुद्ध रूप से प्रतिरोध के रूप में व्यवहार करता है? तो हमारा यह करता है जब XL बराबर XC अनुनाद हो। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज सप्लाई में 2 आसन वोल्टेजों के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो यह होता है 120 डिग्री के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क में डिप्लोलाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड सेल का समान आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो यह होता है 2.2 वोल्टेज के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी को बहुत उच्च दर पर चार्ज करने या डिस्चार्ज करने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सी रेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ होता है उच्च ऊर्जा घनत्व। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता तापमान में कैसे प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है तापमान बढ़ने पर क्षमता बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण का स्केल कैसा होता है? तो यह होता है लीनियर या यूनिफॉर्म के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन उपकरणों का स्केल कैसा होता है? तो यह होता है शुरू में संकुचित और फिर फैलता है हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एक मल्टीमीटर क्या मापता है? तो यह मापता है वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को। हमारा अगला प्रश्न है, किस त्रुटि का कारण उपकरण को गलत तरीके से पढ़ा जाता है? तो वह त्रुटि है अवलोकन त्रुटि या
पैरेलैक्स त्रुटि। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाट मीटर में प्रेशर कॉइल में होता है, तो यह होता है उच्च प्रतिरोध और कम इंडक्टेंस। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट नंबर 2 भी समाप्त होता है। इसमें 200 क्वेश्चन थे और ये 200 क्वेश्चन में से आपको 20 से 22 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इससे पहला सेट 1 भी 200 क्वेश्चन का किया गया है, जो कि आपको वह भी वीडियो से आपको 20 से 22 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये दोनों सेट आप जरूर देख के जाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।